दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का यूनिट सेकंड से जुड़ा हुआ टॉपिक रिप्रोडक्शन ऑफ एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को एस्कैरिस के मॉर्फोलॉजी के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप एस्कैरिस के मॉर्फोलॉजी को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हम एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस के रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि एस्कैरिस जो होता है ये यूनिसेक्सुअल है। तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मेल एस्कैरिस और फीमेल एस्कैरिस अलग अलग होते हैं और उसमें क्या डिफरेंसेस है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो अगर हम मेल और फीमेल के गोनेड्स को देखें, यानी कि फ़ीमेल में ओवरी और मेल में टेस्टिस, तो ये दोनों ही आपको धागे नुमा संरचना के रूप में दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर देखें तो इनके जो गोनेड्स होते हैं, यानी कि जो ओवरी और टेस्टिस होते हैं, एक सेंट्रल सॉलिड कोर के रूप में पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं रैकिस। और इनके जो गोनैड का टाइप होता है वो होता है टीलोगोनिक। टीलोगोनिक कहने का मतलब कि इनके जो गैमिट का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो ओवरी हो चाहे स्पर्म हो, ये जो होते हैं गोनैड्स के टर्मिनल पार्ट पर ही जर्मिनेट करते हैं या फिर कह सकते हैं कि मैच्योर होते हैं। अब यदि हम इनके गोनैड्स को देखें तो इनके जो गोनैड्स होते हैं वो 3 रीजन में डिवाइड होते हैं। पहला है जर्मिनेशन जोन, दूसरा है ग्रोथ जोन और तीसरा है मैच्योरेशन जोन। तो इनके जो ये रीज़न है उनको हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होते हैं, इनके क्या क्या फीचर्स हैं और ये कितने पार्ट में डिवाइड हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल एस्कैरिस का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो सीडोसिलोम के जो मिडिल पार्ट है उसके 3rd रीजन में पाया जाता है। और इनके जो सेक्सुअल पार्ट हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये हमेशा 2 के सेट में होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइडेल्फिक, यानी कि सभी जोड़ों में पाए जाएंगे। तो इनके पार्ट कौन कौन से हैं, जैसे 2 ओवरी पाई जाएगी, 2 ओविडक्ट पाई जाएगी, 2 यूट्राइन पाई जाएगी, इसके अलावा वाइजाइना और वाल्वा जो कि एक फीमेल जिनेटल अपर्चर है। तो ये लास्ट के जो वाइजाइना और वल्वा हैं ये दोनों सिंगल पाए जाते हैं, बाकी तीनों ऊपर के जो स्ट्रक्चर है वो आपको पेयर में देखने को मिलते हैं। तो यदि आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखेंगे तो पहले जो 2 पार्ट है ओवरी और ओविडक्ट, ये आपको थिन थ्रेड लाइक यानी कि धागे नुमा संरचना के रूप में दिखाई देंगे। यहाँ पे आप ओवरी और ओविडक्ट देख सकते हैं। और ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो है ओवरी और ओविडक्ट, ये यूटेराइन के चारों तरफ या कह सकते हैं यूट्रस के चारों तरफ कॉइल्ड होते हैं, उसको घेरे रखते हैं। तो यदि आप ऐसे देख रहे हैं बाहर तो आपको ओवरी और ओविडक्ट राइट साइड की तरफ खुले हुए दिख रहे हैं, बट ये कॉइल्ड होते हैं। और अगर हम इंटरनली ओवरी और ओविडक्ट को देखें तो इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को देखें तो आपको इन दोनों में डिफरेंस दिखाई देगा। तो दोनों के ही ट्रांसफर सेक्शन आपको राइट साइड देखने को मिलेंगे। तो यदि आप ओवरी के ट्रांसफर सेक्शन को देखेंगे तो आपको बीच में इसके एक सॉलिड स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसे हम बोलते हैं रैकिस। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये जो रैकिस होता है ये इसके ल्यूमेन में स्थित होता है, लेकिन ये आपको सिर्फ ओवरी में ही दिखाई देगा। ओविडक्ट और यूटेरस में आपको रैकिस दिखाई नहीं देगा। तो ओवरी का मेन फंक्शन है कि ओवम को प्रोड्यूस करना और ओविडक्ट का काम है कि ओवरी द्वारा जो प्रोड्यूस ओवम है उसको कैरी करके यूटेरस तक पहुंचाना है। तो यूटेरस की भी संख्या 2 होती है। तो यहाँ से जो लोअर पोर्शन है आप देख सकते हैं, यहीं पे जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं पाए जाते हैं या उसको कैप्सूल भी बोलते हैं। अब ये दोनों जो यूटेरस है ऊपर की ओर जाकर एक स्ट्रक्चर में खुलते हैं जिसको हम बोलते हैं वाइजाइना। और ये जो वाइजाइना है ये एक स्मॉल जेनाइटल पोर में खुलता है जिसे हम बोलते हैं वल्वा। और ये जो वल्वा है ये वेंट्रल सरफेस पे पाया जाता है और ये बॉडी के 1/3 पोजीशन पर होता है और वो भी एंटीरियर साइड की ओर। ठीक है, 1/3 जो पार्ट होगा वो एंटीरियर साइड की ओर से होगा। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको दे दिया हुआ है और अब आपको कैसे लिखना है ये सभी हेडिंग वाइज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो एस्कैरिस का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है यह पोस्टीरियर इंड के
2/3 वाले रीजन पर पाया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इनके रिप्रोडक्टिव आर्गन की, तो इनके रिप्रोडक्टिव आर्गन जो होते हैं वो सिंगल सेट में होते हैं, यानी कि मोनरिक होते हैं। जबकि हम लोगों ने फीमेल में देखा था कि उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट थे वो पेयर में थे। अगर हम इनके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखें तो कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहला है टेस्टिस, दूसरा है वास डिफरेंस, फिर उसके बाद है सेमिनल वेसल्स, फिर है इजेक्टरी डक्ट, फिर उसके बाद है कपुलेटरी या फिर हम कह सकते हैं पेनियल स्पैक्यूल्स, और लास्ट है क्लोइका और क्लोइकल अपर्चर। तो यहाँ पर आप एस्केरिस के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्टिस है और वास डिफरेंस है। तो इन दोनों में आपको देखने पर कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, यानी कि इंटरनली आपको स्ट्रक्चर में अंतर दिखाई देगा, लेकिन एक्सटर्नली आपको कोई अंतर इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आप फीमेल के केस में देखे थे कि जो ओवरी है उसके बीच में जो सॉलिड एक रैकिस था उसके ल्यूमेन में, उसी तरह यहाँ पर भी टेस्टिस में आपको ल्यूमेन वाले भाग में एक सॉलिड रैकिस दिखाई देगा, बट वास डिफरेंस में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। तो टेस्टिस का काम होता है स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करना। वही वास डिफरेंस की बात करें तो ये क्या कहता है कि टेस्टिस से प्रोड्यूस हुए स्पर्मेटोजोआ को सेमिनल वेसल्स में ले जाता है। तो आपने ऊपर की तरफ देखा जो टेस्टिस और वास डिफरेंस थे ये एक तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर थे, लेकिन जो सेमिनल वेसल्स है ये वाइटर और एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो सेमिनल वेसल्स जब नीचे की ओर जाता है तो आप अगर इसको मैग्नीफाइंग स्ट्रक्चर में देखें यहाँ पर राइट साइड, तो आप देखेंगे कि ये एक जाकर एक डक्ट में खुलता है जिसको हम बोलते हैं इजेक्टरी डक्ट। और ये जो इजेक्टरी डक्ट है आगे चलकर एक रेक्टम जो है, जो डाइजेस्टिव पार्ट है, रेक्टम से जुड़ता है, और इजेक्टरी डक्ट और रेक्टम आपस में जाकर एक जगह मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं क्लोएका, और क्लोएका जाकर खुलता है क्लोकल अपर्चर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की ओर आपको क्लोकल अपर्चर दिखाई देगा। तो ये जो क्लोकल अपर्चर है एक तरह से कॉमन पोर है जो कि इजेक्टरी डक्ट और रेक्टम या फिर कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दोनों ही एक दूसरे से खुलते हैं। अगर हम फीमेल से कंपेयर करें तो फीमेल में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पोस्टीरियर इंड की ओर है जैसे कि मेल में है, लेकिन इनमें जो वेजाइनल और वल्वा जो है वो आपको एंटीरियर इंड की ओर देखने को मिलता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपको एक चीज़ और दिखाई देगा कि जो इसके नीचे की ओर पोस्टीरियर इंड है वहाँ पर एक आपको पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसे हम बोलते हैं पेनियल सैक, और इस पेनियल सैक में आपको दो स्पाइन यानी कि एक पेयर स्पाइन पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं पेनियल स्पाइक्यूल। तो ये जो पेनियल स्पाइक्यूल्स हैं ये क्या कहते हैं, कॉपुलेशन के दौरान मेल को फीमेल के को पकड़ने में मदद करते हैं, यानी कि जो मेल है फीमेल को जब पकड़ता है तो उसमें सहायता करता है पेनियल स्पेक्यूल। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं आपको वो सभी आप यहाँ पर फ्लो चार्ट के रूप में देख सकते हैं, कौन सा पार्ट है, किस पार्ट का क्या काम है। अब बात करते हैं कि गैमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि मेल में कैसे बनता है स्पर्मेटोगोनिया और फीमेल में कैसे बनता है ओवरी में ओवम। तो जो गोनेड्स है जिसका प्रॉक्सिमल इंड होता है यानी कि जहाँ से गोनेड की स्टार्टिंग होती है वहाँ पर बडिंग होता है, और ये जो बड बनता है उसको हम बोलते हैं गैमिटोगोनिया। अब ये जो गैमिटोगोनिया है ये आगे की तरफ मूव करता है और वहाँ पर होता है गैमिटोजेनेसिस, और फाइनली इससे क्या होता है कि स्पर्म या फिर ओवा बनता है। तो ये जो प्रोसेस है गैमिट बनने की, इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं टीलोगोनिक गोनैड। तो इसे टीलोगोनिक गोनैड क्यों कहते हैं, इसका रीज़न है इसमें 3 जोन होते हैं। तो पहला जो जोन है जिसे हम बोलते हैं जर्मिनल जोन या फिर प्रोलिफरेशन जोन, जहाँ पर बडिंग होती है और फार्मेशन होता है गैमिटोगोनिया का। फिर उसके बाद है ग्रोथ जोन जिसे हम जर्मिनल जोन भी कहते हैं, और यहाँ पर जो गैमिटोगोनिया है ये एक तरह से एमेबॉइड गैमिटोसिस्ट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि गैमिटोगोनिया डिफ्रेंशिएट हो जाता है एमेबॉइड से गैमिटोसिस्ट में। अब इसके बाद थर्ड जो है मैच्योरेशन जोन है जिसे हम डिस्टल जोन भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो गैमिटोसिस्ट था वो बदल जाता है गैमिट में, यानी कि अगर फीमेल है तो वहाँ पर ओवा बना देगा और मेल है तो वहाँ पर स्पर्म बना देगा।
अब बात करते हैं हम एस्केरिस के लाइफ साइकिल की। तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो केवल एक ही होस्ट में कंप्लीट होता है, जो कि है मैन। तो एस्केरिस के लिए कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो एडल्ट वर्म होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के खासकर जेजुनम वाले पार्ट में। तो जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनमें अनसेगमेंटेड ओवम पास होते हैं फेसेस में, परंतु ये जो एग होते हैं वो जल्द ही मनुष्य को इन्फेक्टिव नहीं करते, यानी कि ये संक्रमित नहीं करते। दे हैव टू अंडरगोज पीरियड ऑफ इनक्यूबेशन इन सॉइल बिफोर एक्वायरिंग इन्फेक्टिविटी। तो होता क्या है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के हिसाब से जो अनसेगमेंटेड ओवम होता है वो अंडर गोज होता है मोल्टिंग के लिए, ठीक है। और इसमें मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग होने में लगभग 10 से 40 दिन का समय लगता है। तो मैन कैसे इन्फेक्टेड होता है? तो जब ये इंगेशन करता है फूड, वाटर या फिर रॉ वेजिटेबल जो कि कंटामिनेटेड होता है एस्केरिस के एम्ब्रियोनेटेड एग से। तो जो इंगेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में जाकर हैचिंग होती है, और वहीं पर लार्वा जो होता है वो लिबरेट होता है। अब ये लार्वा क्या करता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको बरो करता है, यानी कि उसमें छेद करता है, और धीरे धीरे वहाँ से होकर जो सर्कुलेशन है सर्कुलेट करके वहाँ पर लीवर तक पहुंच जाता है, और यहाँ पर ये 3 से 4 दिन तक रहता है। अब उसके बाद क्या होता है कि यह हेपेटिक वेन में पहुंचता है, यानी कि लीवर के हेपेटिक वेन में पहुंच जाता है। अब हेपेटिक वेन से पहुंचता है इन्फीरियर वेना केवा, जो कि हार्ट का राइट हैंड साइड है। अब वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में पहुँचता है। अब लंग्स में पहुँचने के बाद वहाँ पर ये क्या करता है, साइज में ग्रो करता है, और मोल्ट ट्वाइस, फर्स्ट ऑन 5th डे एंड सेकेंड ऑन 10th डे, यानी कि इसमें मोल्टिंग होती है 2 बार। एक पहला जो होता है वो 5वें दिन, और दूसरा जो होता है वो 10वें दिन होता है। अब इसके बाद लार्वा जो होता है वो ब्रेक करता है कैपिलरी वॉल और पहुंचता है लंग के एल्वलाई में। अब एल्वलाई से जो लार्वा है वो माइग्रेट करता है, यानी कि एल्वलाई से पहुंचता है ब्रोंकाई में, फिर उसके बाद लैरिंग्स में, फिर इससे होता हुआ एपिग्लॉटिस में, फेरिंग्स में, और फिर आता है फेरिंग्स में, और वहाँ से निकल कर अब ये पहुँचता है ओइसोफेगस में, स्टमक में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो उनके नॉर्मल एरियाज़ हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वहाँ पर ये पहुँच जाता है। तो 25 से 29 डेज़ के इन्फेक्शन के बाद जो लार्वा होती है उसमें मोल्टिंग नहीं होता। अब ये ट्रांसफॉर्म होता है एडल्ट फॉर्म में, और ये जो एडल्ट होता है वो लगभग 6 से 10 वीक के बाद सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, और 12वें हफ्ते तक जो फीमेल है अगर उसके में एग है तो वो एग को डिस्चार्ज करता है, जो कि मानव के स्टूल यानी कि मल के द्वारा बाहर की ओर निकल आता है, और ये साइकिल फिर से रिपीट होता है। अब बात करते हैं हम पैथोजेनिसिटी की। तो जो एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडिस है इससे जो डिजीज़ होता है उसको हम बोलते हैं एस्केरियासिस। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्केरिस के लाइफ साइकिल की। यहाँ पर आपको जो लाइफ साइकिल है यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कंडीशन दिए हुए, एक तो दिया हुआ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और दूसरा है मैन, यानी कि आदमी के अंदर क्या चल रहा है एस्केरिस का प्रोसेस, और दूसरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रोसेस है। तो जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या हुआ? इंक्यूबेशन कहने का मतलब है कि ये कैसे रोग को फैलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो एग सेल है वो सिंगल सेल था, अब डबल सेल हुआ, मल्टी सेल हुआ, ठीक है। अब रोग को फैलाने के लिए उसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और एक ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी चाहिए। तो जब ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी होता है तो जो रूमिडेंट लार्वा होता है वो आसानी से ग्रो करता है, उसकी साइज़ बढ़ती है, ठीक है, और वो इन्फेक्शन के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो एम्ब्रियोनेटेड एग होता है ये क्या करता है, रेपिटेटिव फॉर्म लार्वा कंटेन करता है। अब इस लार्वा की हैचिंग होती है। हैचिंग कहाँ होती है? ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है। अब इसके बाद ये लार्वा क्या करता है, बरो करता है, जो इंटेस्टाइनल वॉल है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको छेद करता है और सर्कुलेट करता है, और सर्कुलेट होकर लंग्स तक पहुंचता है, लंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद उसको स्वेल आउट करते हैं। फिर वहाँ पर जो मेल और फीमेल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं कि सेक्सुअली पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और फिर से जो होते हैं एग बनते हैं, और एग बनने के बाद फिर से ये मानव के स्टूल के द्वारा
और इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो और ये एक तरह से साइकिल चलती रहती है। तो कुछ इस तरह से देखा जाए तो एस्केरिस का लाइफ साइकिल चलता है। तो यदि आपके एग्ज़ाम में लाइफ साइकिल और इनके रिप्रोडक्शन के बारे में आता है तो मैंने जितनी ही चीज़ें बताई आपको उतना ही लिखना है, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं। आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपको कंफ्यूज होना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, टू दी पॉइंट बस पढ़िए आपको जितना एग्ज़ाम में लिखना है। और फिगर पे ध्यान दीजिएगा कि फिगर आपको ज़रूर एग्ज़ाम में बनाने हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।